हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल युक्ति विद्या पे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया, कि इंडिया में हम पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देनी जरूरी है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या है? A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below the given minimum level necessary to fulfill basic needs. ठीक है, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक मिनिमम लेवल जो है, ठीक है, उस लेवल तक की उनकी कंजम्पशन और इनकम अगर इससे नीचे जाएगी तो हम उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को हम पुअर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये जो एक लेवल है, इस लाइन को ही हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन मीन्स इस मेजर के नीचे जितने भी लोग होंगे जिनकी मतलब जिनके पास बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इनकम नहीं होगी, हम उन्हें क्या बोलेंगे? दे आर पुअर। सो हर एक कंट्री जो है एक इमेजिनरी लाइन जो है वो फिक्स करती है। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कैसी है उस कंट्री की, ठीक है, ये वो इकोनॉमी कैसी है चल रही है, उस अकॉर्डिंगली वो एक जो है लेवल सेट करते हैं कि ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं। ठीक है, उनका सोशल नॉर्म क्या है, उसी अकॉर्डिंग ये लेवल सेट किया जाता है और इसी लाइन को, इसी लेवल को हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमें पता है कि जैसे अमेरिका है, यूएसए जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो है कार होना इज अ बेसिक नेसेसिटी, वेयर एज अगर हम इंडिया की बात करें तो कार क्या है? लग्जरी है हमारे लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस इन द डिफरेंट इकोनॉमीज, क्योंकि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। सो यूएसए में हर घर में जो है वो कार होना एक बेसिक नीड है, बट इंडिया में कार होना एक लग्जरी है। ठीक है, अब हमें पता लग गया पॉवर्टी लाइन क्या है। नेक्स्ट, अब हम एस्टिमेट कैसे करते हैं पॉवर्टी लाइन को इंडिया में। अब इसको आंसर करेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ जो है फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल एंड मेडिसिनल नीड्स जो है उनको कंसीडर करा जाता है। ठीक है, कि एक मिनिमम लेवल की इतनी जो है उनके पास ये पर्टिकुलर थिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, फूड होना चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, फुटवेयर होना चाहिए, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल और मेडिसिनल नीड्स, ये वाली थिंग्स जो है पुअर पीपल के मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वी विल कंसिडर दैट इंडिविजुअल अ पुअर। ठीक है, देन ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी नीड को हम मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो प्राइस है मार्केट में। ठीक है, जो प्राइस है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी क्वांटिटी को। देन उसके बाद ये जो फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का, while estimating the poverty line was based on the desired calorie requirements, means एक तो ये वाला हो गया कि उनकी क्वांटिटीज को जो है वो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देन उसके बाद जो है कोई भी इंडिविजुअल का जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव है या फिर बिलो है, उसका एक डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हर एक जो है इंडिविजुअल उसका एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की उसको पर डे जो है, पर डे उसको कितनी कैलोरीज जरूरी हैं। अगर वो इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है तो वी विल कंसिडर दैट इंडिविजुअल अ पुअर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज में एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में। ठीक है, अर्बन मीन्स शहरी इलाके, रूरल मीन्स जो है वो गांव वाले इलाके जो हैं उनमें 2400 कैलोरीज चाहिए और अर्बन में 2100 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ऐसे फूड रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला वो एस्टिमेट करते हैं। देन उसके बाद फूड आइटम्स कौन कौन सी, अब फूड रिक्वायरमेंट में फूड आइटम्स भी जरूरी हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम हर एक फूड आइटम की वो जो है लग्जरी आइटम भी हम इंक्लूड कर ले कि उससे कैलोरी अगर इनटेक आ रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी फूड आइटम को हम कंसिडर कर रहे हैं ये जो फूड रिक्वायरमेंट में। सबसे पहले है सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इनकी जो कैलोरी नीडेड कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करते हैं इंडिया में। ठीक है, अब समझ आ गई कि हम कैसे आंसर करेंगे कि सबसे पहले हमने एक मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट तय करना है। ठीक है, उसके पास क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल और मेडिसिनल नीड्स होनी चाहिए। देन उसके बाद वही फिजिकल क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई करना है उनके प्राइस के साथ। ठीक है, जो रुपीज में होगा उस टाइम पे मार्केट में। देन उसके बाद फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, उनका डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन उसके बाद फूड आइटम्स कौन कौन सी हैं, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल एंड शुगर। एंड देन उसके बाद उन्होंने साथ में बताया है कि जो ये कैलोरी नीड है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, एज और सेक्स मीन्स मेल और फीमेल को कंपैरेटिवली डिफरेंट कैलोरी इनटेक जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक जो है अर्बन और रूरल की पर पर्सन हमने बता दी। ठीक है, अब हमें पता लग गया, आंसर हो गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है,
डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट? कि जो प्रेजेंट मेथडोलॉजी है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि कैसे हम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करते हैं या पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, ये मेथडोलॉजी अप्रोप्रिएट है या नहीं? ठीक है, अब इसको हम देखेंगे। द प्रेजेंट मेथडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज नॉट एंटायरली अप्रोप्रिएट। अब क्यों नहीं है, हम इसके रीजंस देंगे। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं है। जो करंट मेथडोलॉजी है पॉवर्टी की, वो मेनली सिर्फ बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं सर्वाइवल की, उन पे ही फोकस करती हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ठीक है, ये जो बेसिक नेसेसिटी है, ये इसी के ऊपर ध्यान दे रही है। बट कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अपनी लाइफ जीने के लिए सिर्फ ये 3 चीजें जरूरी नहीं होती, और भी काफी सारी जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, एक डिसेंट लाइफ को जीने के लिए। पहला रीजन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन ये कहते हैं कि ऑल्दो दिस मेथड में कैप्चर बेसिक नीड्स, इट डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, भले ही कह रहे हैं कि ये जो मेथड है बेसिक नीड्स को कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस है ना, उसको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। सिंपल सी बात है, देखो ना, आज के टाइम पे अगर हम देखें कि बेसिक नीड्स वाली थिंग ही जो है वो महंगी हो रही हैं। जैसे फूड हो गया, ठीक है, सीरियल्स होगी, पल्सेस होगी, ऑयल हो गया। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इनका प्राइस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो पुराने टाइम में प्राइसेस होते थे। सो क्या है कि ओवर द टाइम मार्केट जो है उसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान जो है वो इस मेजरमेंट में नहीं दिया गया। ठीक है, क्यों? इससे क्या होगा? रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो, ओवर द टाइम जब चीजें जो हैं बेसिक नीड्स ही वाली जो थिंग्स हैं वो ही अगर महंगी होंगी, तो हमारा जो है लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारी इनकम तो उतनी ही है। इनकम के अकॉर्डिंगली हमारी जो थिंग्स हैं वो महंगी हो रही हैं। ओवर द टाइम हम जितना इनकम हमारे पास सेव होना था, अब वो भी सारा जो है वो बाइंग में खर्च हो रहा है। ठीक है, मीन्स मार्केट फ्लक्चुएशन को उन्होंने जो है वो कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है ना, वो यही देख रहे हैं कि इतनी इनकम वाला बंदा ये खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पास बच कितना रहा है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। थर्ड क्या है? इट ऑल्सो ओवरलुक्स द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज एजुकेशन, हेल्थ, डिग्निटी एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसको एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसे अच्छा हेल्थ सर्विसेज चाहिए। ठीक है, उसकी डिग्निटी भी मैटर करेगी एक क्वालिटी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तभी हम उस इंडिविजुअल को पुअर और नॉन पुअर कैटेगरी में देख पाएंगे। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना भी जरूरी है। इसीलिए हमें लगता है कि ये जो प्रेजेंट मेथडोलॉजी है पॉवर्टी एस्टिमेशन की, एंटायरली अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द प्रेजेंट मेथडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज नॉट एंटायरली अप्रोप्रिएट। देखो, एंटायरली अप्रोप्रिएट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये पुराने टाइम का है बहुत। मीन्स जब अभी जो हमारी कंट्री है वो अभी आज़ादी हुई थी, उस टाइम पे जब हमारे पास फूड रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं थी, उस टाइम पे हमारे लिए यही बेसिक नीड्स थी जिसको केटर करना ज़रूरी था। इसीलिए जब हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन का फॉर्मूला जो है वो बनाया, उसमें हमने बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर ध्यान रखा, क्योंकि देश ऑलरेडी इस बुरी हालत में था कि वो अपने लोगों को पेट भर के खाना ही खिला दे, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इसलिए इस तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना उन्होंने ज़रूरी समझा। बट आज के टाइम पे ओवर द टाइम जब कंट्री जो है वो डेवलप कर रही है, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में है, ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है वो एंटायरली अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। ठीक है, इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड, अपडेटेड टू इंक्लूड द मल्टीपल फैक्टर्स। इसमें और सारे फैक्टर्स भी इंक्लूड करने चाहिए ऑफ वेलबींग, सो दैट पॉवर्टी इज मेजर्ड इन अ ब्रॉडर और मोर मीनिंगफुल वे। ठीक है, इन लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। मीन्स एडवांसमेंट के साथ साथ हमें जो है अपने तरीके हैं उनको भी चेंज करना होगा, इसीलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं था। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1993। 1993 से इंडिया में पॉवर्टी ट्रेंड कैसे रहे हैं, हम अब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन ये जो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये ज्यादातर फैक्ट्स और डेटा के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, फैक्ट्स और डेटा। डेटा कौन सा होगा? गवर्नमेंट डेटा। अब आपकी जो बुक्स हैं उनमें डिफरेंट जो है ग्राफ्स दिए होते हैं, ठीक है, उन्हीं को एक्सप्लेन हमने इस आंसर में करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर अटैच करी है जिसमें आपको उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया 1993 से लेके 2019 तक। ठीक है, उसमें उन्होंने डिफरेंट रूरल और अर्बन हेड काउंट जो है वो रेशो बताई है, देन नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस वो कितने थे वो बताए हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन के अलग अलग, देन उनका टोटल भी कंबाइंड भी। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने कैटेगराइजेशन की है कंजम्पशन बेस्ड और मल्टी डायमेंशनल बेस्ड। मीन्स
ऐसा था कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है ना 2011-12 तक हमने जो है वो पुराना मेथड यूज करा, बट ओवर द टाइम जो हमें भी पता है कि एडवांसमेंट हो रही है सोसाइटी और गवर्नमेंट को भी पता है, तो उन्होंने अपने मेथड्स चेंज किए, ठीक है, जिसमें उन्होंने मल्टी डायमेंशनल मेथड जो है बेस्ड मेथड इंडिकेटर्स यूज करे पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, तो इसलिए उस बेस पे भी डेटा हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है। अब इसको हम जो है वर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस आंसर में। क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले है रूरल वर्सेस अर्बन पॉवर्टी, इसका क्या स्टेटस था 1993 से लेके अब तक, ठीक है। सो रूरल पॉवर्टी हैज ऑलवेज बीन हायर देन द अर्बन पॉवर्टी। हम डेटा में देख सकते हैं कि जो रूरल पॉवर्टी है हमेशा हायर है अर्बन पॉवर्टी से। जैसे कि आप हेड काउंट रेशो देखो, यहाँ पे रूरल में 50 है, अर्बन में 32 है, यहाँ पे 42 है, 26 है, 34 21 26 14। सो आप ये देख सकते हैं कि रूरल में हमेशा ज्यादा है। सो यही हमने वर्ड्स में लिख दिया कि रूरल पॉवर्टी हैज ऑलवेज बीन हायर देन अर्बन पॉवर्टी। कहते हैं इन 1993-94 अबाउट 50% ऑफ द रूरल पीपल वर पुअर कंपेयर टू 32% इन अर्बन एरियाज, कि 50% पुअर जो पीपल हैं वो पुअर थे इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज, दैट वाज 32%, जो कि हमें इस ग्राफ से दिख रहा है। ये परसेंटेज में, ये देखो यहाँ पे हमें बताया ना परसेंटेज में, सो ये 50%, यहाँ पे 32%। ओके अब अगर हम 2011-12 की बात करें तो ये नंबर जो है वो ड्रॉप हो गया, जिसमें 26% टू 14% आ गया, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रूरल पॉवर्टी पहले 50% थी, वो अब 2011-12 में 26% हो गई, वेयर एज जो अर्बन पॉवर्टी है वो 32% से 14% हो गई, ठीक है। अब अगर हम अर्बन पॉवर्टी की बात करें, वो बोल रहे हैं कि हैज फॉलन मोर क्विकली देन द रूरल पॉवर्टी, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अर्बन पॉवर्टी है वो क्विकली जो है उसका नंबर डाउन आया है इन कंपैरिजन टू रूरल, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ पुअर पीपल। अब नंबर ऑफ पुअर पीपल कितने थे, जो 404 मिलियन थे 1993 में, ठीक है। 1993 में 404 थे, बट 2011-12 में ये 270 हो गए, ठीक है। then meaning 134 million people moved out of poverty during this period, means इस पीरियड में 134 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ गए, ठीक है। अब 134 कैसे है, 404 माइनस 270 कर दो 134 आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब मल्टी डायमेंशनल मीन्स 2015 से 21 तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कैसे जो है वो हमने डिफरेंस देखने को मिला कि व्हेन मेजरिंग पॉवर्टी यूजिंग फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन। अब यहाँ पे देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स के इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। जो हमने पढ़ा था कि पुराना मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए हमें न्यू मेथड यूज करना पड़ेगा जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड के पे भी ध्यान दिया जाए, तो इसमें उन्होंने वही करा है, ठीक है। अब इसमें भी जो है पॉवर्टी रेट फेल फ्रॉम 25% इन 15-16 टू 15% इन 2019-21, ठीक है, जो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन स्टेट्स। अब स्टेट्स में कैसा ट्रेंड था पॉवर्टी का, जो उड़ीसा और बिहार थे वो अभी भी पुअरेस्ट स्टेट हैं, ठीक है। पहले भी वो पुअरेस्ट थे, अभी भी वो पुअरेस्ट हैं, बट ओवर द टाइम ये क्या है, जो नंबर है नंबर्स में डिक्रीज आया है, ठीक है। वाइल केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी, यहाँ पे भी रिड्यूस हुई है, यहाँ पे भी वैसे रिड्यूस हुई है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे इन डिटेल, तो उसमें भी ये ग्राफ जो है वो डाउन गया है ओवर द टाइम, बट द थिंग इज दैट लेकिन ये अभी भी पुअर ही है अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टेट्स के साथ। तो कहते हैं डिफरेंट स्टेट्स ने जो है वो डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करे, जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ करा, जैसे पीडीएस सिस्टम थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लेबर। सो ये वाले जो कैटेगरी के लोग हैं या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं पॉवर्टी के लिए। सो इसलिए ये जो कौन कौन से बेसिक कौन से हैं, SC STs और रूरल एग्रीकल्चर लेबर, ये ज़्यादा जो है वो सेक्शन पुअर है, ठीक है। इनको प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, जैसे लैंडलेसनेस हो गया, लो इनकम हो गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें वुमेन और एल्डरली और चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो अब हमने जो ऊपर सारा पढ़ा, इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है इंडिया में कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स चला रही है बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। वो तो हम पढ़ते ही हैं। अब इसमें भी, इस चैप्टर में भी डिफरेंट स्कीम्स उन्होंने बताई हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। अब इंडिया में पॉवर्टी तो हो गई, उसका ट्रेंड भी हमने देख लिया, लेकिन इसके कारण क्या है, इंडिया में पॉवर्टी क्यों रही इतनी और अभी भी है, ठीक है। उसमें बोल रहे हैं कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेजर रीजन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इंडिया की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ लो रही,
कब? जब ब्रिटिश रूल था, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पे बहुत जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रूलर्स ने रूल करा है, भले वो मुगल्स हो गए, ठीक है, या फिर ब्रिटिश हो गए। सो अब ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज और स्मॉल बिजनेसेस थे उनको डिस्करेज किया जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मकसद क्या था कि हमारी यहाँ से वेल्थ को ड्रेन करना, ठीक है, हमारे यहाँ पे आके अपना बिजनेस को बूम पे लेके आना या बूस्ट करना रेदर देन इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, इनकम ग्रोथ भी रिड्यूस हो गई, जिससे पॉवर्टी जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है। अब आप ये मानो इंडिया में अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया को जो है सोने की चिड़िया बोलते थे, ठीक है ना, गोल्डन स्पैरो इंडिया को बोला जाता था। लेकिन हमारी जो है वो वेल्थ को इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया गया कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कि हम जो हैं वो गरीब देश में की कैटेगरी में आ गए। ओके, नेक्स्ट आ गया हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। अब इंडिया जो है वो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन कंट्री है। अब हमें भी पता है कि आज के टाइम पे इंडिया जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा नंबर आता है? इंडिया का। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, पर पर्सन इनकम जो है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी सेविंग्स भी कम हो जाएगी। देखो ना, सिंपल सी बात है, एक फैमिली है, ठीक है, अब उस फैमिली में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो जो अगर इनकम जो है उनकी सेम ही है, मान लो कि आई इनकम है, ठीक है। अब वो जो इनकम है वो डिवाइड हो रही है इनके कंजम्पशन में 4 लोगों के। अगर यही कंपैरेटिवली यहाँ पे 6 लोग हो गए तो अब वो इनकम के 6 हिस्से होंगे, जिससे क्या हुआ कि जो पर पर्सन इनकम है वो लोअर हो गई, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो डाउन जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये वाले जो काफी सारे रीजन हैं वो पॉवर्टी की तरफ लेके जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली को, ठीक है। क्रिएट्स मोर डिपेंडेंसी, पुटिंग प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज एंड लीडिंग टू दी पॉवर्टी। इससे क्या होता है कि डिपेंडेंसी और इंक्रीज होती है, देन प्रेशर आता है रिसोर्सेज के ऊपर हमारे, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हमारे पॉवर्टी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। देन नेक्स्ट आ गया रूरल इकोनॉमी। अब हम इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा रूरल है, जिसमें 70% जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये 70% को कट करके मोर देन 50% हम बोल सकते हैं, ठीक है। मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड सेक्टर है। सो इससे क्या होता है, जो बैकवर्ड सेक्टर मीन्स यहाँ पे इनकम कम होगी, ग्रोथ कम होगी, जिससे क्या होगा, पॉवर्टी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनकम, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, एक कंट्री है यहाँ पे, ये कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब इसकी जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब इसकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। अब नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज ज्यादा किस में होती है? सर्विस सेक्टर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनकम ज्यादा है और ये वाला सेक्टर जो है ज्यादा एडवांस है इन कंपैरिजन टू अदर 2 सेक्टर्स, ठीक है। और सबसे कम एडवांस जो है और सबसे लो इकोनॉमिक ग्रोथ किस में है? ये वाले सेक्टर में, दैट इज प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अगर इस सेक्टर में हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी तो उनकी इनकम लेवल जो है वो लो होगी। अगर उनकी इनकम लो है तो नेशनल इनकम भी कम होगी, ठीक है। अब जिससे क्या होगा, अगर नेशनल इनकम कम है तो हमारी जो है ओवरऑल इनकम लो होगी और हमारे पास हमारी कंट्री जो है वो पुअर होगी इन कंपैरिजन टू अदर। और अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन फार्मलैंड, ठीक है। अब इस फार्मलैंड को पे जो है हमने क्रॉप्स उगाई, अब इसको जो है पूरा प्रोडक्शन तक और एंड प्रोडक्ट तक लेके जाने के लिए हमारे को सिर्फ 2% की जरूरत है, वो सारा काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी काम को खत्म करने के लिए हमने 4% लगाए हैं। अब जिससे क्या हुआ, वो जो 2% एक्स्ट्रा लगाए हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर यही पर्सन किसी और काम में लगे हों, वहां पे इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होगी, जिससे नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा और हम पॉवर्टी से दूर जाएंगे। बट रैदर क्या है, हम पॉवर्टी के और पास आ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। रूरल इकोनॉमी कैसे जो है वो एक फैक्टर है पॉवर्टी के लिए। देन उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, क्योंकि लिमिटेड जॉब्स हैं, पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत कम जॉब्स हैं। मैनी पीपल फेस अनएम्प्लॉयमेंट और इरेगुलर और स्मॉल इनकम्स, ठीक है, जिसके जिसके साथ क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है सिटीज़ में। देखो हमारे कंट्री में आज के टाइम पे एजुकेशन लेना ईजी हो गया है, लेकिन जॉब लेना उतना ही ज़्यादा टफ हो चुका है ना। तो इससे क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ज्यादातर ये चीजें विलेजेस में देखी जाती हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी, आउटपुट लो होगी, जिससे क्या होगा, स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स
lack of capital, old farming methods and illiteracy, this is a major reason for rural poverty. देखो रूरल पॉवर्टी में जो है ये मेजर रीजन इसका ये है, देखो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है अगर वहां पे जो है एजुकेटेड पीपल ज्यादा आए, ठीक है, नॉलेजेबल पीपल ज्यादा आए, वो डिफरेंट जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करें, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए जो है, और ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ज्यादातर जो है लो लैंड होल्डिंग्स है, मीन्स उनके पास कम लैंड है, ठीक है। अब उनके पास अगर लैंड ही कम है तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल्स कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो गए या फिर मॉडर्न मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें जो हैं वो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देते हैं, तो ये एक फैक्टर जो है कारण बनता है पॉवर्टी के लिए, ठीक है। दूसरा ये हो गया हाई प्राइसेस, द कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर, अ लार्ज शेयर ऑफ देयर इनकम गोज टू ऑन द बेसिक नीड्स लीविंग देम पुअर। ऑब्वियस सी बात है कि ओवर द टाइम जैसे चीज़ों की जो है वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, महंगाई हो रही है, जिससे क्या है उनकी जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, जहाँ पे मैं 100 रुपए में 10 चीजें खरीद सकती थी, आज मैं 100 रुपए में 5 चीजें ही खरीद पा रही हूँ, जिससे क्या है कि मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो इस कारण भी जो है वो लोग पुअर रह जा रहे हैं, बिकॉज उनकी ज्यादातर इनकम जो है या इनकम का मोर देन 50% जो है इनकम, देखो अगर इनकम 100% है तो उसमें से 70 रुपीज जो है वो उनकी बेसिक नेसेसिटी के लिए ही जो है वो निकल रहा है, सो जो 30 रुपीज है सिर्फ उनके पास बच रहे हैं, कईयों के पास तो इतना भी नहीं बच रहा, ठीक है ना, क्योंकि उनकी इनकम ही बहुत लो है। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमें पॉवर्टी की तरफ लेके जाता है। देन नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल कल्चर फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पॉवर्टी और की तरफ, क्यों, कैसे, क्योंकि पीपल स्पेंड अ लॉट ऑन मैरिजेस, रिलीजियस सेरेमनीज और सोशल कस्टम्स, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो कुछ ऐसा ही है कि हम अपने ये जो सोशल नॉर्म्स को मद्देनजर रख के इन पे बहुत ज्यादा खर्चा हम कर देते हैं, ठीक है, कर देते नहीं, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि करना ही है। जैसे गरीब लोग जो हैं, ठीक है, उन्होंने मैरिज करनी है अपनी बेटी की या बेटे की, तो उनके पास प्रॉपर खाने के लिए ही पूरे पैसे नहीं हो रहे, तो वो मैरिजेस में कैसे स्पेंड करेंगे। फिर अब मैरिज तो उनको करनी है, ठीक है, क्योंकि नॉर्म है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसके लिए फिर वो लोन लेते हैं, अब वो लोन लेंगे और प्रेशर आएगा उनके ऊपर, वो और पुअर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है पॉवर्टी की तरफ और फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करती हैं फैमिलीज पे, जिससे वो पुअर ही रह जाती हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। मींस सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस करे थे, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि ऑल्दो एवरेज of the people below the poverty line of all groups in India is 22, but still some groups are more vulnerable to the others, ठीक है, ठीक है, उन्होंने एवरेज बोला है कि एवरेज जो पीपल हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, 22% है, बट अगर हम बात करें कि उनमें ही कुछ ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा उनको खतरा है पॉवर्टी का शिकार होने का, ठीक है। वो सबसे पहला कौन सा है, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये वाले जो हाउस होल्ड्स हैं ना ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अब शेड्यूल कास्ट कैसे, मीन्स वो बैकवर्ड सोसाइटी के हैं, ठीक है, उनकी इनकम लेवल लो है, वो काम ज़्यादातर लेबर और ऐसी इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं जहाँ पे इनकम जो है वो लो होती है, जिसके कारण वो है ज़्यादा शिकार बनते हैं पॉवर्टी का, ठीक है। अब शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स ट्राइबल लोग, ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मीन्स वो भी अगर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएंगे तो उनकी जो इनकम है वो लो होगी, क्योंकि वो लो इनकम सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें पॉवर्टी की तरफ लेके जाती है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। मतलब कि 100 में से 43% लोग जो हैं वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे। मीन्स बेसिक नीड्स क्या है हमारी, फूड, शेल्टर मीन्स जिसे हम होम बोलते हैं, और क्लोथ्स, वो यही पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे पॉवर्टी से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है, एक लेवल से ऊपर कैसे उठ पाएंगे। और जिसमें 29% शेड्यूल कास्ट जो है वो भी पुअर है, ठीक है। ये है फैक्टर, पहला फैक्टर जिसमें हमने सोशल ग्रुप्स देखे। अब इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें
ठीक है। सोशल ग्रुप्स वो हो गए जो सोसाइटी के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं वो इनकम के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, जिसमें मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं? एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड, ठीक है। जो एग्रीकल्चर लेबर है, एक तो हो गया फार्मर जो है, लार्ज फार्मर जिसके पास लार्ज लैंड है, वो वेल्दी फार्मर है, वो वाले फार्मर नहीं, जो इन वेल्दी फार्मर्स के बड़े फार्म्स पे लेबर करते हैं, जाके डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो वाली जो लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे जिस हाउस होल्ड में ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबर हैं, वो वाले जो ग्रुप हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ तो इसमें जो कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हैं, कैजुअल लेबर क्या हो गया कि डेली बेसिस पे जो है कोई भी तरह का उनको काम मिले पर्टिकुलर डे के लिए तो वो करते हैं, वो हो गए कैजुअल लेबर। तो ये वाले ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है। अबाउट 34% ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, कि 34% जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। एंड अबाउट 34% of the casual farm labor and 29% of the scheduled castes are also poor, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एक तो हो गया कैजुअल लेबर, ठीक है, उसके बाद हो गया शेड्यूल कास्ट, और जो पर्सन इन दोनों का मिक्स है उसको डबल डिसएडवांटेज है, ठीक है। मींस वो लैंडलेस भी है, ठीक है, कैजुअल वेज लेबर भी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो उनका हाउस होल्ड है वो सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप में आएगा, जिसमें ज़्यादातर SC STs जो पॉपुलेशन के लोग हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। एक तो वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स वो पहले ही बैकवर्ड है, ऊपर से वो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे वैसे ही इनकम लेवल लो है, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, जिससे वो पॉवर्टी के क्लचेस से बाहर ही नहीं आ पाते। अंडरस्टूड। देन देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ पुअर फैमिलीज। अब पुअर फैमिलीज में इनकम इनइक्वालिटीज भी देखी जाती हैं। कैसे? कि कुछ केसेस में हम देखते हैं जो विमेन और एल्डरली पीपल हैं, और जैसे फीमेल इन्फेंट्स हो गई, उनको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता रिसोर्सेज का, ठीक है। अब हम तो कुछ अपनी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ हाउस होल्ड्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लड़की को, मीन्स विमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं है, एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, इनकम या कुछ उन्हें उससे चाहिए, उसे मीन्स एक बेसिक नीड की हम बात करें तो उसमें गर्ल और बॉय है, वैसे ही इनकम उनकी लो है, तो वो ज़्यादा प्रेफर बॉय की नीड को फुलफिल करने में रखेंगे, कि गर्ल को जो है वो नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, पॉवर्टी का शिकार बनते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन कहता है, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब इंडिया में इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज हमें कैसे देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंटरस्टेट हो गया मींस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या स्टेटस है। हमने ऊपर अभी शॉर्ट में पढ़ा था कि स्टेट्स में कैसा स्टेटस था, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द proportion of the poor people is not same in every state, ठीक है। हर स्टेट में जो है वो सेम नहीं है। कैसे? Although the state level poverty has witnessed a significant decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. वो ये बोल रहे हैं कि भले ही हर स्टेट ने जो है एवरेज 70s के टाइम पे पॉवर्टी में डिक्लाइन देखा है, बट इसका सक्सेस रेट जो है वो डिफरेंट है, वेरी करता है हर स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए। अब जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया की स्टेट्स की बात करें, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, दिल्ली, ठीक है, ये तो हो गया साउथ इंडिया की। देन या फिर नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स, जैसे कैपिटल एरिया हो गया हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश की ये वाली जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मीन्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जहाँ पे जो हेड काउंट रेशो है वो लेस देन 10% थी इन 2019-21, ठीक है। मींस इसमें हमने क्या देखा कि डिक्रीज आया, इन्होंने जो हेड काउंट रेशो जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा होती थी, सिर्फ 10% ही रह गई। वेरएज अगर हम बिहार की बात करें, जिसमें हाईएस्ट पॉवर्टी रेट था, दैट वाज 34%, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पॉवर्टी से जो है वो भी अबव था। अगर हम नेशनल लेवल पॉवर्टी की बात करें, इंडिया का एवरेज जो है वो 15% था, ठीक है। पॉवर्टी लेवल की 15% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। वेरएज जहाँ पे हमने देखा कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली की सिर्फ 10% ही रह गई अगर इन स्टेट्स में हम बात करें। लेकिन बिहार और अदर स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, इनको हम देखें तो ये वाले जो रीजन्स हैं इनमें देश का जो एवरेज है उससे ज़्यादा पॉवर्टी है, जिसमें बिहार सबसे टॉप में है, ठीक है।
देन उसके बाद आगे बाय फॉलोइंग द डिफरेंट स्टेप्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, केरला ने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है वो फोकस करा, जिसके कारण वो पॉवर्टी से बाहर आ पाया। ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, ठीक है, जिससे उनको हेल्प मिली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ जो फूड ग्रेन थे उनकी हेल्प से जो है वो पॉवर्टी को खत्म किया। ठीक है, ये मीन्स बताया गया है कि अगर उन्होंने ये चीजें अचीव करी हैं वो कैसे अचीव करी हैं, कौन कौन से मेथड्स उन्होंने यूज करे। देन नेक्स्ट आ गया, वी कैन से दैट देयर इज अ हाई डिस्पैरिटी अमंग द स्टेट्स। अब हमने ये देखा कि जहाँ पे कुछ स्टेट्स का एवरेज जो नेशन का पॉवर्टी रेट है उससे भी कम है, उसके कंपैरेटिवली कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो एवरेज से बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ परसेंट भी ज्यादा नहीं, मीन्स 1-2% का फर्क भी नहीं, बहुत ज्यादा जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सीधा 10 to 9% डिफरेंस हम हमें देखने को मिल रहा है बिहार के केस में। सो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, हाई डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंसेस है अमंग दी स्टेट्स, जहाँ पे केरला का 1% टू बिहार का ओनली टू 30%। जो केरला स्टेट है उसमें सिर्फ 1% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि कितना एडवांस जो है वो केरला चल रहा है। वेयर बिहार का अगर हम स्टेटस देखें दैट इज 34%, वो जो कि बहुत पीछे है। अब हमने इन सारे डेटा से एनालिसिस क्या करा कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया, यहाँ इन्होंने जनरली बेटर परफॉर्म करा है, वाइल जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, असम हो गया, ये काफ़ी पीछे चल रही हैं। और ओवरऑल अगर मैं इंडिया का जो है स्टेटस देखूं 15% जो है वो इज प्रोग्रेसिंग, बट द रीजनल इम्बैलेंसेज इज द मेजर चैलेंज। की रीजनल इम्बैलेंस मेजर चैलेंज है, इंडिया जो है वो 15% एवरेज के ऊपर जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब ये जो सारा डेटा है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, आपका जो बुक है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज वाला पॉइंट है उसमें एक ग्राफ दिया है, उसमें आप देखेंगे अगर इस आंसर को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ग्राफ देख के, नंबर्स देख के आपको ज्यादा इजीली क्लैरिटी होती है rather than टेक्स्ट। ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। अब ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, या क्या बेसिक लेवल पॉवर्टी का रखा गया है। ठीक है, कहते हैं जो वर्ल्ड बैंक है वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखता है पॉवर्टी लाइन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मीन्स सभी इसी के बेसिस पे सभी को वो मेजर करता है और कंपेयर करता है, जिसमें उसने क्या बोला है कि मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वलेंट $2.15 पर पर्सन पर डे। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर उसके पास 2.15 मीन्स $2.15 अगर उसकी जो है वो खर्चा है, उसके पास इतना जो है वो पर डे अपने पे खर्च कर रहा है अपनी बेसिक नीड्स को, जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए, तो वो जो है वो पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके नीचे वाली जो है सारी जो है वो पुअर कैटेगरी में हम मानेंगे। ठीक है, बट ये जो है वो पुराना है। ठीक है, आज के टाइम पे जो है वो वर्ल्ड बैंक ने $3 कर दिया है। ठीक है, ये याद रखना। देन नेक्स्ट आ गया, अब अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स देखें तो वो क्या है, जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में जो है वो देखें कि कौन से लोग कितने पुअर हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा है इज लेस, जो $2.15 पर डे के नीचे जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हैज फॉलन फ्रॉम 16.27% इन 2010 टू 9.05% इन 2019। देखो सिंपल सा है कि 2010 से पहले जो है वो 16% के करीब लोग जो हैं वो 2.15 पर डे जो है वो डॉलर से नीचे अपना लाइफ लिविंग एक्सपेंसेस थे उनके पर डे के। ठीक है, वेरेज अब 2019 में क्या हुआ, वो सिर्फ 9% रह गए। ठीक है, हमने क्या देखा कि डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि जो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है यहाँ पे भी हमें एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, जिससे जो है वो पॉवर्टी काफी ज्यादा डिक्रीज हुई। ठीक है, कैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी कंट्री की अगर हमने डेवलपमेंट करनी है, अगर वहाँ के जो ह्यूमन है वो एफिशिएंट होंगे और जो है वो ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ठीक है, सो वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो होगी ही ऑटोमेटिकली। सो इन कंट्रीज ने यही करा कि इनमें जो है मींस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी, जिससे क्या हुआ, उनकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जिससे जो है उनकी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना में वो 0.1% रह गई इन 2020, वेयर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये सिर्फ 11% रह गई इन 2021। दैट इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली।
ठीक है। अब अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे भी पॉवर्टी जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला, जिसमें 36.6% वो 2017 में थी, वेयर एज ये 35% रह गई 2019 में। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि डिक्लाइन काफी कम है। ठीक है, बट डिक्लाइन है। ठीक है, देखने को हमें मिल रहा है कि डिक्लाइन जरूर है लेकिन काफी कम मात्रा में है। देन नेक्स्ट इज, अगर हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की बात करें तो यहाँ पे भी जो रेशियो ऑफ पॉवर्टी है, यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो जो है वो इंक्रीज हुई, जहाँ पे 4.4% इन 2017 एंड 4.6% इन 2021। सो मीन्स हमें इन कंट्रीज में हमने क्या देखा कि पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली 2030 तक बाय 2030 फोरकास्ट इंडिकेट दैट नियरली 9 in 10% ऑफ द एक्सट्रीम पुअर विल लिव इन द सब सहारन एरिया। ठीक है, मीन टू से, ठीक है, यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, इनमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि 10 में से जो 9 पुअर होंगे वो सब सहारन अफ्रीका में रह रहे होंगे। ये उनकी फोरकास्ट का डेटा है कि 2030 तक हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द पुअर होंगे, बाकी जो है वो एडवांस हो चुकी होंगी। ठीक है, सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स क्या थे, कि there has been substantial reduction in the global poverty, still it is marked with greater regional differences। ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस तो हैं लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल पॉवर्टी भी जो है वो रिड्यूस हुई। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो, यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।